तो चलिए चैप्टर नंबर 17 को कंटिन्यू करते हैं, जिसमें कि हमने इन सभी टॉपिक्स को पढ़ लिया था। हम लोग सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे पिछले चैप्टर में, जिसमें कि सन के बारे में हमने पढ़ लिया था और प्लैनेट्स के बारे में पढ़ना बाकी था। इस चैप्टर के सभी पार्ट्स के वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उन सभी पार्ट्स को जरूर देख लीजिएगा। अब तक डीएवी पब्लिक स्कूल के जितने वीडियोस मैंने बनाए हैं सभी आपको डीएवी गुरु के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। यहाँ पर सभी वीडियोस क्लास वाइज, सब्जेक्ट वाइज अलग अलग कैटेगरी में रखे हुए हैं, आप उनको कभी भी आसानी से देख सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिएगा, ताकि जितने नए वीडियोस आते हैं उनका भी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए एक एक करके हर प्लेनेट के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है मरकरी, जिसको हिंदी में बुध कहा जाता है। मरकरी सन का सबसे नजदीकी प्लेनेट है। ये पूरी तरह से सूखा हुआ, बहुत ज़्यादा गर्म और एयरलेस प्लेनेट है। जैसे हमारे धरती के ऊपर एटमॉस्फेयर है ना, इसके ऊपर वैसा कोई एटमॉस्फेयर प्रेजेंट नहीं होता है। इस प्लेनेट पर मून के जैसे ही क्रेटर्स पाए जाते हैं। क्रेटर्स बड़े बड़े गड्ढों को बोला जाता है, जैसा कि मून पर भी प्रेजेंट है, लेकिन इसका इंटीरियर अर्थ के जैसा ही है। बिल्कुल अर्थ के तरह ही इसके इंटीरियर में भी, इस प्लेनेट के अंदर में भी आयरन और दूसरे हैवी एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। मरकरी के साइज की अगर बात करें तो ये अर्थ से काफ़ी छोटा होता है। हम इसको दो समय में देख सकते हैं। अगर आप सनराइज के जस्ट पहले देखेंगे तो आपको मरकरी दिखाई दे सकता है, और सनसेट के जस्ट बाद आप देखेंगे तो भी आपको आसमान में मरकरी दिखाई दे सकता है। इसी कारण से मरकरी को मॉर्निंग या इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। सन के सबसे नज़दीक होने के कारण ये केवल 88 अर्थ डेज में, मतलब जब अर्थ पर 88 दिन होता है तो ये सन का एक चक्कर पूरा कर लेता है। देखिए मान लीजिए यहाँ पर सन है और इसके चारों तरफ सारे प्लेनेट घूम रहे हैं। अब जो प्लेनेट सन के नज़दीक है उसको तो कम समय लगेगा इसका चक्कर लगाने में, और जो प्लेनेट सन से बहुत दूर है उसको ज़्यादा समय लगेगा, क्योंकि उसका पाथ बहुत लंबा है। एक इम्पॉर्टेंट डू यू नो यहाँ पर दिया गया है, जिसमें कि बताया गया है कि हमारे सोलर सिस्टम में किसी भी प्लेनेट के लिए एक दिन का मतलब क्या होता है और एक साल का मतलब क्या होता है। आपको ऑलरेडी पता है कि हर प्लेनेट दो तरह का मोशन करता है। मान लेते हैं ये सन है और ये प्लेनेट का ऑर्बिट है। एक तो प्लेनेट सन के चारों तरफ रिवॉल्व करता है अपने ऑर्बिट को फॉलो करते हुए, और हर प्लेनेट अपने एक्सिस पर भी रोटेट करता है। किसी प्लेनेट के लिए एक दिन कहने का मतलब हुआ कि वो अपने एक्सिस पर एक रोटेशन कितने समय में पूरा करता है। अगर कोई प्लेनेट अपने एक्सिस पर एक रोटेशन 10 घंटे में पूरा कर लेता है तो इसका मतलब ये हुआ कि उस प्लेनेट का एक दिन 10 घंटे के इक्वल होगा। जैसे कि हमारे अर्थ को ही देख लीजिए, हमारा अर्थ एक रोटेशन पूरा करने में लगाता है 24 आवर्स का समय, लगभग 24 आवर्स का समय। इसीलिए हमारे अर्थ का वन डे 24 आवर्स के इक्वल होता है। बिल्कुल उसी तरह किसी प्लेनेट के लिए एक साल वो समय होता है जो कि उस प्लेनेट को सन के राउंड एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में लगता है। अगर कोई प्लेनेट है और उसको सन का एक चक्कर लगाने में 300 डेज का समय लगता है सपोज, तो उसके लिए एक साल 300 डेज के ही इक्वल होगा। अगर हम अपने अर्थ की बात करें तो अर्थ को एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, इसको लगता है 365 डेज एंड 1/4 डे, मतलब 6 आवर्स, 365 दिन और 6 घंटे का समय लगता है। तो हमारे अर्थ के लिए एक साल इतने समय के इक्वल होता है। यही लॉजिक लगाकर अगर हम मरकरी का एक दिन और एक साल देखें तो देखिए क्या मिलता है। मरकरी का जो एक दिन होता है ना, वो 59 अर्थ डेज के इक्वल होता है। मतलब जब अर्थ पर 59 डेज कंप्लीट होता है ना, तो मरकरी अपने एक्सिस पर एक रोटेशन पूरा करता है, और मरकरी का एक साल 88 अर्थ डेज के इक्वल होता है। मतलब जब अर्थ पर 88 दिन पूरा होता है तो मरकरी सन के चारों तरफ एक चक्कर पूरा कर लेता है। देखने में आपको थोड़ा अजीब लग सकता है कि 59 डेज का एक दिन और 88 डेज का ही एक साल कैसे हो सकता है, लेकिन यही फैक्ट है। मरकरी का जो साल होता है वो दिन के मुकाबले 1.5 गुना ही होता है। मतलब जितना दिन लगता है उसका एक दिन जितना अर्थ डेज के इक्वल होता है, उसको 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एक साल पूरा होने में लगने वाला समय मिल जाएगा। मरकरी के बाद दूसरे नंबर पर आता है वीनस, जिसको शुक्र ग्रह भी कहते हैं। इसका तो डे और ईयर और भी वियर्ड है, अभी हम लोग डू यू नो में पढ़ेंगे। वीनस हमारे सोलर सिस्टम का ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है। सन और मून के बाद सबसे चमकीला तो सन ही है, उसके बाद मून आता है और उसके बाद वीनस सबसे चमकीला है।
ये इसीलिए हमें चमकीला दिखाई देता है क्योंकि इसका एटमॉस्फेयर क्लाउडी है, इसके वातावरण में बादल भरे होते हैं, जिस वजह से ये लगभग 3/4 सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है। वीनस का साइज लगभग अर्थ के ही समान है, लेकिन इसका रोटेशन स्पीड काफी कम है। ये अपने एक्सिस पर बहुत धीरे धीरे रोटेट करता है। इसका रोटेशनल डायरेक्शन भी अर्थ के जैसा नहीं होता है, अर्थ के बिल्कुल अपोजिट होता है। जहां पर हमारी अर्थ वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है, वहीं पर वीनस ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करता है। इसी वजह से अर्थ पर तो हमें सूरज पूरब में उगता हुआ दिखाई देता है, लेकिन अगर आप वीनस पे चले जाएंगे तो आपको सूरज पश्चिम से उगता हुआ दिखेगा। वीनस मरकरी से भी ज्यादा गर्म होता है। अब आप सोचेंगे ये कैसे हो सकता है, जबकि रिलेटिवली वीनस तो दूर है सन से। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि वीनस के एटमॉस्फेयर में ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस ऐसे गैस होते हैं जो कि सन से आने वाले हीट को ट्रैप करके रख लेते हैं, उसको एटमॉस्फेयर में ही फंसा कर रख लेते हैं, और इससे ग्रीन हाउस इफेक्ट देखने को मिलता है। वीनस को भी मरकरी की तरह मॉर्निंग और इवनिंग स्टार कहते हैं क्योंकि ये भी उसी समयों में दिखाई देता है। एक और खास बात, जैसे मून के फेजेस होते हैं उसी तरह वीनस के भी फेजेस होते हैं, जिसके बारे में एक्टिविटी नंबर 7 में समझाया गया है। लेकिन इससे पहले हमें ये वाला डू यू नो समझना है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वीनस का एक दिन 243 अर्थ डेज के इक्वल होता है, मतलब हमारा 243 दिन वीनस के एक दिन के बराबर होता है, जबकि इसका एक साल मात्र 224.7 अर्थ डेज के इक्वल होता है। देखिए, एक दिन 243 अर्थ डे के इक्वल है, लेकिन एक साल 224 अर्थ डे के ही इक्वल है, मतलब एक दिन ज़्यादा लंबा है और एक साल दिन के मुकाबले छोटा है। थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है, लेकिन यही फैक्ट है, ट्रू है, आपको याद रखना है। इसी वजह से वीनस का एक दिन जो होता है वो उसके एक साल से भी ज़्यादा लंबा होता है। अब इसको डायग्राम से समझ लेते हैं। मान लेते हैं ये हमारा सन है और इसकी चारों तरफ वीनस है, ये वीनस का ऑर्बिट है, और इधर भी वीनस बना लेते हैं, ये अपने एक्सिस पर रोटेट कर रहा है। वीनस का जो रोटेशन स्पीड होता है ना, वो काफ़ी स्लो होता है। इसी वजह से ये अपने एक्सिस पर एक रोटेशन कंप्लीट करने में ज़्यादा समय लगा देता है। ये समय कितना है? 243 अर्थ डेज का समय लग जाता है इसको एक रोटेशन कंप्लीट करने में। जबकि अगर हम रिवॉल्यूशन की बात करें तो इसका रिवॉल्यूशन स्पीड ज़्यादा होता है रोटेशन के मुकाबले। इसी वजह से ये एक रिवॉल्यूशन कम समय में ही पूरा कर लेता है सन के चारों तरफ। इसको एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में लगता है मात्र 224.7 अर्थ डेज। बस यही रीज़न है कि वीनस का एक दिन एक साल से भी ज़्यादा लंबा होता है। एक्टिविटी नंबर 7 में बताया गया है कि आप आसमान में वीनस को कैसे पहचान सकते हैं। देखिए, प्लैनेट्स को कैसे पहचाना जा सकता है, इसका 3 क्राइटेरिया है। सबसे पहला कि प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल, प्लैनेट्स जो होते हैं वो टिमटिमाते नहीं है। दूसरा कि प्लैनेट्स जो है वो स्टार्स के मुकाबले काफ़ी नज़दीक होते हैं और ये डिस्क के तरह दिखाई देते हैं। स्टार्स जो कि डॉट की तरह दिखाई देता है, प्लैनेट एक डिस्क के तरह दिखाई देता है। और तीसरा क्राइटेरिया है कि प्लैनेट्स अपना रिलेटिव पोजीशन चेंज करते हैं। प्लैनेट्स के आसपास जो आपको स्टार्स दिखाई देगा ना, उसके रिस्पेक्ट में ये अपना पोजीशन चेंज कर लेंगे। तारा वहीं रहेगा लेकिन वो अपना पोजीशन चेंज करता हुआ आपको दिखाई देगा अगर आप 2-3 घंटे तक उसको ध्यान से देखेंगे तो। रही बात वीनस के फेजेस की, तो जैसे मून के फेजेस होते हैं, हम लोग पढ़े थे अच्छे से मून के फेजेस के बारे में, वैसे वीनस के भी फेजेस होते हैं। जब वीनस सन के अपोजिट साइड होता है तो उसका पूरा लाइटेड हाफ हमें दिखाई देता है अर्थ पर से, लेकिन जैसे जैसे वीनस अपना पोजीशन चेंज करता है वैसे वैसे उसका लाइटेड पार्ट हमें कम दिखाई देने लगता है। एक समय ऐसा भी आता है कि वीनस का अनलाइटेड पार्ट ही हमें दिखाई देता है, मतलब वो हमें दिखाई नहीं देता है। फिर उसके बाद क्रिस्टल शेप में दिखाई देता है, फिर हाफ दिखाई देता है और फिर फुल वीनस दिखाई देता है। मून से यही डिफरेंस है कि वीनस के फेजेस को आप केवल अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, इसके लिए आपको जरूरत होगी एक टेलीस्कोप की, एक पावरफुल टेलीस्कोप की, जिसकी मदद से आप वीनस के क्रिस्टल शेप को भी आसानी से देख सकते हैं। सोलर सिस्टम में तीसरे नंबर पर आती है हमारी अर्थ, जिसको पृथ्वी भी कहा जाता है। हमारी अर्थ एक यूनिक और स्पेशल प्लेनेट है क्योंकि पूरे सोलर सिस्टम में अर्थ एक ऐसा प्लेनेट है जहां पर लाइफ पाया जाता है। दूसरे प्लैनेट्स की तरह अर्थ भी 2 तरह का मोशन करता है। ये सन को रिवॉल्व भी करता है और ये अपने एक्सिस पर रोटेट भी करता है। रोटेशन करने के कारण अर्थ का एक पोर्शन सन को फेस करता है, सन के सामने रहता है जहां पर दिन रहती है, और एक पोर्शन सन के अपोजिट साइड चले जाता है, वो सन को फेस नहीं कर पाता है जहां पर रात हो जाती है। जब अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट करती है, इसी रोटेशन की वजह से दिन के बाद रात आती है और रात के बाद दिन आ जाती है। अर्थ का जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है ये इसके ऑर्बिट के रिस्पेक्ट में टिल्टेड होता है, थोड़ा सा झुका हुआ रहता है। मान लेते हैं ये अर्थ का ऑर्बिट है जिसको फॉलो करते हुए ये सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती है।
तो अर्थ का जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो ऐसे नहीं होता है, ये ऑर्बिट से 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाता है। एक्चुअल में ये थोड़ा टिल्टेड होता है। अर्थ का एक्सिस ऑफ रोटेशन कुछ ऐसा होता है। और ये कितना टिल्टेड होता है, ये जो एंगल है ये 23.5 डिग्री का होता है। 23.5 डिग्री ये अपने एक्सिस पर झुका हुआ रहता है। हमारी अर्थ सन के चारों तरफ एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में 365 डेज पूरा और 1/4 डेज मतलब 6 आवर्स का समय लगा देता है, मतलब 365 दिन और 6 घंटे का समय लगाता है। अर्थ का एक्सिस ऑफ रोटेशन टिल्टेड रहने के कारण यहाँ पर वेदर चेंजेस होते हैं। साल में एक समय ऐसा आता है जब अर्थ का नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सन की तरफ झुका हुआ रहता है। उस समय नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मी आ जाती है और साउदर्न हेमिस्फीयर में ठंड आ जाती है। और जब इसका रिवर्स होता है, जब इसका उल्टा होता है, जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सन से दूर झुका हुआ रहता है, तो उस समय क्या होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर आ जाता है और साउदर्न हेमिस्फीयर में गर्मी आ जाती है। इस डायग्राम में देखिए इन्हीं दोनों कंडीशंस के बारे में बताया गया है। यहाँ पर देखिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सन की तरफ झुका हुआ है, इसका मतलब कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा धूप पड़ रही है, यहाँ पर गर्मी होगी। और साउदर्न हेमिस्फीयर जो है वो दूर है सन से, तो यहाँ पर ठंड होगी। जबकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सन से दूर हो गया है, जिसकी वजह से यहाँ पर ठंड आ जाएगी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। जबकि साउदर्न हेमिस्फीयर सन की तरफ झुका हुआ है, जिस वजह से यहाँ पर गर्मी आ जाएगी। इन दोनों कंडीशन के अलावा दो और कंडीशन आता है, जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर दोनों जगह सेम अमाउंट ऑफ सनलाइट मिलता है। उस समय अर्थ के एक हेमिस्फीयर में ऑटम और दूसरे हेमिस्फीयर में स्प्रिंग सीजन आ जाता है। अगर आप अर्थ को आउटर स्पेस से, अंतरिक्ष से देखेंगे तो ये आपको ब्लू एंड ग्रीन कलर का दिखाई देगा। इसका रीजन है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम द वाटर से जो लाइट रिफ्लेक्ट होता है वो ब्लू कलर का दिखाई देता है। एंड लैंड मासेस, जमीन से जो लाइट रिफ्लेक्ट होता है वो ग्रीन कलर का दिखाई देता है। अर्थ के पास एक थिन एटमॉस्फेयर भी है। ये एटमॉस्फेयर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये हमारी धरती पर लाइफ को बचा कर रखने में हमारी मदद करता है। ये सोलर सिस्टम में पाए जाने वाले छोटे छोटे ऑब्जेक्ट से भी हमें बचाता है। हमारे सोलर सिस्टम में बहुत सारे छोटे छोटे सेलेस्टियल बॉडीज पाए जाते हैं। अगर वो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में घुसते हैं तो हमारा एटमॉस्फेयर उसको वहीं जलाकर खाक कर देता है। बहुत रेयरली हमारे अर्थ तक वो पहुंच पाता है। एटमॉस्फेयर में ओजोन लेयर भी पाया जाता है जो कि यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है, जो कि सन रेडिएट करता है। सन से आने वाले यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे कि कई सारे हार्मफुल बायोलॉजिकल इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। कई सारी बीमारियां इससे होती है। हमारा एटमॉस्फेयर नेचुरल ग्रीन हाउस की तरह काम करता है। ग्रीन हाउस का काम होता है हीट को ट्रैप करके रखना। आपको पता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारे ग्रीन हाउस गैसेस प्रेजेंट होते हैं। अगर आपको पता है ग्रीन हाउस गैसेस के नाम तो आप कमेंट में लिखिएगा। ये ग्रीन हाउस गैसेस सन से मिलने वाले हीट को एब्जॉर्ब करके रख लेते हैं, जिस वजह से रात होने पर हमारी धरती जल्दी से ठंडा भी नहीं होती है और दिन होने पर अचानक से गर्म भी नहीं हो जाती है। इसी वजह से हमारी धरती का टेम्परेचर एक सूटेबल रेंज में रह पाता है और हमारी धरती पर जीवन बनी रहती है। हमारे सोलर सिस्टम में अर्थ इकलौता ऐसा प्लेनेट है जहां पर लाइफ सस्टेन कर सकता है, जिस पर जीवन पाई जा सकती है, क्योंकि ये सभी कंडीशंस को फुलफिल करता है जो कि लाइफ के डेवलपमेंट और सस्टेनेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है। मेनली 3 कंडीशंस है जो कि एक प्लेनेट को हैबिटेबल बनाने के लिए जरूरी होते हैं। आप इन तीनों कंडीशंस को अच्छे समझिए और इसको याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहला कंडीशन है राइट साइज एंड राइट डिस्टेंस फ्रॉम द सन। अगर प्लेनेट बहुत छोटा है या बहुत बड़ा है तो दोनों लाइफ के लिए सही नहीं है। प्लेनेट सन से कितना दूरी पर है इस पर भी डिपेंड करता है कि इस पर लाइफ एग्जिस्ट कर सकता है या नहीं। प्लेनेट का साइज ग्रेविटी को डिफाइन करता है। अगर बहुत छोटा प्लेनेट होगा तो उस पर सफिशिएंट ग्रेविटी नहीं हो पाएगा, उस पर कोई रह ही नहीं पाएगा, वो हवा में ही उड़ जाएगा। और अगर बहुत बड़ा प्लेनेट होगा तो उस पर बहुत ज़्यादा ग्रेविटी होगी और कोई आसानी से चल भी नहीं पाएगा, इस पर पैर ही नहीं उठा पाएगा, इतना ज़्यादा ग्रेविटी हो जाएगा। डिस्टेंस जो है वो प्लेनेट के टेम्परेचर को डिटरमाइन करता है। अगर प्लेनेट सन के ज़्यादा नज़दीक है तो वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, फिर लाइफ वहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाएगा। और अगर प्लेनेट सन से बहुत ज़्यादा दूरी पर है तो वहाँ पर टेम्परेचर बहुत कम हो जाएगा और वहाँ पर भी लाइफ सस्टेन नहीं कर पाएगा। इसी वजह से राइट डिस्टेंस भी ज़रूरी है और प्लेनेट का राइट साइज भी होना ज़रूरी है। दूसरा कंडीशन है प्रेजेंस ऑफ वाटर ऑन इट्स सरफेस। प्लेनेट के सरफेस पर वाटर प्रेजेंट होना चाहिए, तभी वहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट कर सकता है। और तीसरा कंडीशन है सूटेबल एटमॉस्फेयर एंड अ ब्लैंकेट ऑफ ओजोन लेयर। एक एटमॉस्फेयर होना चाहिए और साथ ही साथ उसमें एक ओजोन लेयर भी होना चाहिए जो कि यूवी रेज से एनिमल्स को और ह्यूमंस को बचा सके। अर्थ के बाद हमारे सोलर सिस्टम में नेक्स्ट प्लेनेट आता है मार्स, जिसको हिंदी में मंगल कहते हैं। ये वही प्लेनेट है जिस पर हमारे एलोन भैया बहुत जल्दी ह्यूमन कॉलोनी बसाने का प्लान कर रहे हैं।
मार्स यूजुअली हमें रेडिश कलर का दिखाई देता है, इसी वजह से इसको रेड प्लेनेट भी कहा जाता है। ये एक ठंडा प्लेनेट है और इस पर ऊंचे ऊंचे डिजर्ट पाए जाते हैं। इसके एटमॉस्फेयर में मेनली कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। इसके अलावा स्मॉल अमाउंट में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, वाटर वेपर और दूसरे गैसेस भी पाए जाते हैं। इसका सरफेस टेम्परेचर और सरफेस प्रेशर दोनों बहुत कम है, जो कि हमारे लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ऐसे कंडीशंस के कारण वाटर इस प्लेनेट पर लिक्विड स्टेट में नहीं पाया जा सकता है। वाटर तुरंत जम जाएगा और जब वाटर जम ही जाएगा तो हम लोग पी ही नहीं पाएंगे अगर उस प्लेनेट पे रहना भी चाहे तो। अगर मार्स के साइज को देखें तो ये धरती से छोटा है। मार्स का डायमीटर धरती के आधे से थोड़ा सा ही ज्यादा है। इसके मास की बात करें तो इसका मास धरती के मास का 1/10 है, मतलब ये वजन में भी धरती से हल्का है। अर्थ के मुकाबले साइज में थोड़ा कम होने के कारण और इसका मास बहुत ज्यादा कम होने के कारण मार्स अर्थ के मुकाबले एक लो एवरेज डेंसिटी वाला प्लेनेट बन जाता है। मतलब हमारी अर्थ का डेंसिटी मार्स के मुकाबले ज्यादा है और मार्स का डेंसिटी अर्थ के मुकाबले कम है। मार्स के 2 नेचुरल सैटेलाइट्स हैं। जैसे कि हमारे अर्थ का एक नेचुरल सैटेलाइट है हमारा मून, वैसे मार्स के 2 मून्स है। एक का नाम है फोबोस और एक का नाम है डीमोस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। नासा ने अपने मार्स मिशन से कुछ ऐसे सबूत जुटाए हैं जिससे कि पता चलता है कि बहुत पहले मार्स पर पानी भी प्रेजेंट था और कुछ एलिमेंट्री लाइफ फॉर्म्स भी एग्जिस्ट करते थे। एलिमेंट्री लाइफ फॉर्म कहने का मतलब हुआ कि अर्ली लाइफ फॉर्म, मतलब पूरी तरह से वो लाइफ विकसित नहीं हुआ था, अपने एलिमेंट्री स्टेज में ही था, स्टार्टिंग के फेज में ही था। अभी भी इस पर इन्वेस्टिगेशंस किया जा रहा है, अभी भी इस पर खोज किया जा रहा है और ऐसा प्लानिंग किया जा रहा है कि एक मैन्ड मिशन किया जाएगा 2020 तक। 2020 तो गया, अभी तक तो नहीं किया गया है, लेकिन अभी भी ऐसा प्लानिंग किया जा रहा है कि आने वाले कुछ सालों में मार्स पर मैन्ड मिशन भेजा जाएगा। मैन्ड मिशन कहने का मतलब हुआ एक ऐसा रॉकेट भेजा जाएगा जिस पर इंसान भी होंगे। अभी तक मार्स पर इंसान को नहीं भेजा गया है, फॉर योर इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट प्लेनेट है जुपिटर, जिसको बृहस्पति भी कहा जाता है। जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लेनेट है, आपको पता भी होगा। इसका वॉल्यूम 1300 गुना है हमारे अर्थ के वॉल्यूम के, मतलब हमारे अर्थ जैसा 1300 अर्थ जुपिटर में समा सकता है। जुपिटर पर हमें कलरफुल बैंड्स दिखाई देते हैं, कुछ इस तरीके का बैंड बना हुआ दिखाई देता है। ऐसा माना जाता है कि इसका कारण है स्ट्रॉन्ग एटमॉस्फेरिक करंट, मतलब इस पर तूफान चलते रहता है हमेशा, इसी कारण से ये बैंड हमें दिखाई देते हैं। और तूफान के साथ बहुत सारा डेंस क्लाउड इसको घेर के रखा है जुपिटर को। जुपिटर में मेनली हाइड्रोजन और हीलियम गैसियस फॉर्म में पाए जाते हैं और जो इसको बादल घेरे रहते हैं वो मीथेन का बना होता है जो कि गैसियस फॉर्म में होता है, और अमोनिया का बना होता है जो कि क्रिस्टलाइन फॉर्म में रहता है। अभी तक जब ये बुक छपा था तब तक जुपिटर के पास 67 मून्स या सैटेलाइट्स थे, ज़्यादा भी हो सकता है, इसीलिए यहाँ पर स्टार मारा हुआ है। आप गूगल करके देख लीजिएगा या आपका जो लेटेस्ट बुक है उसमें जो दिया गया है वही आप एग्जाम में लिखिएगा। इसके बारे में हमेशा खोज चलती रहती है, जैसे किसी नए मून का पता चलता है इसको अपडेट कर दिया जाता है। जुपिटर पर दिन बहुत जल्दी जल्दी बीतता है। यहाँ का एक दिन 9 घंटे 50 मिनट का ही होता है, क्योंकि ये अपने एक्सिस पर बहुत तेजी से रोटेट करता है, लेकिन इसको सन के राउंड एक चक्कर लगाने में बहुत लंबा समय लग जाता है। इसी वजह से जुपिटर का एक साल अर्थ के 1 साल से बहुत लंबा होता है। जुपिटर का 1 साल अर्थ के 12 साल के बराबर होता है। मतलब जब हमारे अर्थ पर 12 साल पूरा होता है तो जुपिटर सन के राउंड एक रिवॉल्यूशन पूरा कर लेता है। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट जान लीजिए कि जुपिटर का जब 1 साल पूरा होता है तो हमारे धरती पर, हमारे देश में कुंभ मेला लगता है। पिछले बार कुंभ मेला 2013 में लगा था और अब 12 साल बाद 2025 में फिर से कुंभ मेला होने वाला है। सन के बाद जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा और सबसे हैवीएस्ट मेंबर है। इसका जो मास है इज मोर देन डबल, नियरली 2.5 टाइम्स of the sum of total of the masses of all the planets taken together। अगर आप बाकी के सभी प्लैनेट्स को ले लें, उसके मास को ऐड कर दें और उस मास को जब आप 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तब आपको जुपिटर का मास मिलेगा। सोचिए कितना भारी है अकेला जुपिटर। अगला प्लेनेट है सैटर्न, जिसको हिंदी में शनि ग्रह कहा जाता है। सैटर्न जुपिटर के काफी सिमिलर है, इसका साइज भी उसी के जैसा है, इसका मास भी उसी के इतना है और इसका कंपोजिशन यानी कि ये भी लगभग उसी चीज से बना हुआ है जिस चीज से जुपिटर बना हुआ है। ये हमारे सोलर सिस्टम का दूसरा सबसे बड़ा प्लेनेट है। इसको आप पहचान सकते हैं इसके यूनिक स्पेशल रिंग से। सैटर्न के चारों तरफ एक रिंग हमें दिखाई देता है, इसी रिंग के कारण ये काफी सुंदर दिखता है। इस रिंग को साफ साफ केवल तभी देखा जा सकता है जब आप टेलीस्कोप से इसको देखेंगे।
सैटर्न के अब तक 62 नेचुरल सैटेलाइट्स खोजे गए हैं। यहाँ पर स्टार किया गया है क्योंकि और भी हो सकते हैं। जैसे जैसे खोजा जाता है नए बुक में अपडेट कर दिया जाता है। अगला प्लेनेट आता है यूरेनस, जिसको हिंदी में अरुण कहते हैं। यूरेनस भी एक बहुत बड़ा प्लेनेट है। ये हमारे सोलर सिस्टम का तीसरा सबसे बड़ा प्लेनेट है। इसका डायमीटर हमारे अर्थ के मुकाबले 4 गुना होता है। इसका मतलब ये हुआ कि यूरेनस के वॉल्यूम में हमारे अर्थ जैसे 64 अर्थ समा सकते हैं। इस प्लेनेट के एटमॉस्फेयर में मेनली 2 गैस डिटेक्ट किए गए हैं, जिसमें कि एक है हाइड्रोजन और दूसरा है मीथेन। ये प्लेनेट दिखने में ब्लू ग्रीन कलर का दिखाई देता है। इसका रीजन माना जाता है कि इस पर मीथेन गैस है जो कि काफी ठंडा है और इसका एटमॉस्फेयर भी क्लियर है। इसका जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है ये 4 डेकेड के लिए मतलब 40 साल के लिए डार्कनेस में रहता है, सन के सामने नहीं आ पाता है, क्योंकि इसका रोटेट करने का तरीका ही कुछ ऐसा है। अब तक 27 सैटेलाइट्स इसके खोजे गए हैं, मतलब इसके नेचुरल सैटेलाइट्स या मून 27 है। स्टार मारा गया है, मतलब और भी हो सकते हैं। अगला और सबसे अंतिम प्लेनेट है नेपच्यून। इसके बाद का प्लेनेट था एक जिसको 2006 में हटा दिया गया, जो कि था प्लूटो। नेपच्यून को हिंदी में वरुण कहते हैं। नेपच्यून हमारे सन से बहुत 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 ज्यादा दूर है और इसको केवल हम टेलीस्कोप से ही देख सकते हैं। इसका नाम नेपच्यून रखा गया था एक रोमन सी गॉड के नाम पर, जिनका नाम नेपच्यून है। नेपच्यून के अब तक 14 सैटेलाइट्स खोजे गए हैं जो कि इसके चारों तरफ घूमते रहते हैं। 14 के ऊपर भी स्टार मारा गया है, मतलब इसके और भी हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। नेपच्यून के बारे में हमारे पास डिटेल्ड इंफॉर्मेशन नहीं है। इसका रीजन ये है कि ये हमसे बहुत ज़्यादा दूर है, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है नियर फ्यूचर में हम लोग नेपच्यून के बारे में और भी बहुत कुछ जान जाएंगे। इस क्लास में इतना ही रखते हैं। हमने सभी प्लैनेट्स के बारे में एक एक करके डिटेल में पढ़ लिया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग माइनर बॉडीज इन द सोलर सिस्टम इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लेफ्ट साइड में क्लिक करके आप साइंस का प्लेलिस्ट ओपन कर सकते हैं, वहां पर आपको हर चैप्टर का वीडियो मिल जाएगा और अगली क्लास का वीडियो देखने के लिए राइट साइड में क्लिक कर सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में बहुत सारे नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।